So in the previous video of renal physiology, I have discussed fluid compartments, shifting of fluids within the compartments and IV fluids. So in this video, I'm going to discuss everything that you need to know before jumping into the nephron physiology. So we'll start with the glomerular filtration barrier and we'll continue forward. To get access to this previous lecture, the link is in the description. किडनी में ग्लोमेरुलाई में एक फिल्ट्रेशन बैरियर है जो कि जिसका प्रिंसिपल है कि ये फिल्टर करता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज़। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो चार्ज की वजह से इसके दरमियान से इसके बीच से नहीं गुजर सकते और कुछ साइज़ की वजह से इसे क्रॉस नहीं कर सकते। सो जस्ट मेमोराइज़ करें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले है फिनिस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है इसके अंदर छोटे छोटे फेनिस्ट्राज हैं। फेनिस्ट्राज मीन छोटे छोटे पोर्स हैं। दे मेक अप द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस बैरियर। अब ये बैरियर वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो चार्ज का इससे कोई लेना देना नहीं है और साइज कितना, इस बैरियर से 100 नैनोमीटर से ऊपर का कोई भी पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता। इफ़ यू मूव फॉरवर्ड तो सेकेंड थिंग इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। So basement membrane forms the second component of this barrier. Basement membrane की बात करें तो it works on the principle of charge. So you know from your very basic knowledge that like charges repel each other. So glomerular basement membrane has negative charge, and this negative charge is due to certain components within the membrane, which is heparin sulfate, which is proteoglycans and laminin। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में आता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज किस वजह से है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट है। बट अगर ये 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस इकट्ठे आ जाते हैं, सो जस्ट मेमोराइज दिस सीक्वेंस। यू ऑलवेज हैव टू प्रेफर हेपरिन सल्फेट, देन प्रोटियोग्लाइकेन, देन लेमिनिन। सो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। सो यहाँ से याद रखें कि वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। सो एल्ब्यूमिन क्यों पास नहीं करती, क्यों यूरिन में नहीं आती? ड्यू टू दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन्स नेगेटिव चार्ज। तो अगर एल्ब्यूमिन ब्लड यूरिन में आ रही होती है, जिसको एल्ब्यूमिन यूरिया, या अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन यूरिया होता है, इट इज़ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। Third component of this barrier is visceral epithelial layer. So visceral epithelial layer, or you can say podocytes, foot processes। तो ये दोनों चीज़ें लिखने का मतलब ये है कि समटाइम्स इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस आर प्रेजेंट ऑन दी विसरल एपिथेलियल लेयर। तो ये बात बताना मकसद थी। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइज। तो इसमें 40 टू 50 नैनोमीटर से ऊपर के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये क्रॉस नहीं कर सकते। सो दिस इज़ हाउ यू शुड नो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर बनता किस चीज़ से है और कैसे काम करता है। वन लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो बार बार ऑफ्टन रिपीटेड है कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन GBM acts as a very strict barrier due to presence of lamina externa। सो अपने लेमिना एक्सटर्ना की वजह से ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट बैरियर। सो अगर ऐसे क्वेश्चन में बाकी ऑप्शन जैसे लेमिना डेंसा या लेमिना इंटरना आए तो उस पर आपने लेमिना एक्सटर्ना को प्रेफर करना है। नाउ वी आर मूविंग टू द स्ट्रिक्ट रीनल वाले टॉपिक्स, जिस तरह रीनल क्लियरेंस है। तो अभी यहाँ पर आई वॉन्ट यू टू पे फुल अटेंशन और इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर MCQs गलत होंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करना है। सो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा,
ये एक कंपोनेंट है इस बात का, वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा। सेकेंड कंपोनेंट इज क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस, दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द डेफिनेशन। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, कुछ भी जो हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से 1 मिनट। तो 1 मिनट में पूरे प्लाज्मा में से कितना वॉल्यूम या कितने ml ऑफ द प्लाज्मा एक स्पेसिफिक सब्सटेंस एक्स या उसको कोई भी नाम दे दें, सोडियम, इनोलिन या एनीथिंग, तो कोई भी उसको नाम दे दें, तो कितने ml ऑफ द प्लाज्मा उस पूरे सब्सटेंस से क्लियर हो जाता है लेट्स से 1 मिनट में। सो लेट्स से कि 3500 ml इज़ टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा। तो अगर एक सब्सटेंस की रीनल क्लियरेंस 5 ml पर मिनट है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3500 में से 5 ml प्लाज्मा में अब वो सब्सटेंस जिसकी क्लियरेंस हम मैयर कर रहे हैं अभी नहीं पाया जाता ना, ओनली 3495 ml ऑफ द प्लाज्मा स्टिल हैव दैट सब्सटेंस। तो थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। इट्स नॉट द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस कि कितना वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस जिसको क्लियरेंस हम मैयर कर रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, ये वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा की बात हो रही है। सो इट इज़ एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा। तो सिंपली इसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहें या इसका फार्मूला देखें तो C इज़ इक्वल टू यू वी ओवर पी। C इज़ बेसिकली फॉर क्लियरेंस, U इज़ कंसनट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस जिसकी हम क्लियरेंस फाइंड कर रहे हैं, कंसनट्रेशन ऑफ X इन यूरिन। V इज़ यूरिन फ्लो रेट, यूरिन फ्लो रेट इज़ measured in ml पर मिनट, कि 1 मिनट में कितना ml यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है या एक्सक्रीट हो रहा है। एंड P इज़ एक्चुअली द कंसनट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन द प्लाज्मा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि सोडियम की कंसनट्रेशन इन द प्लाज्मा इज़ 140 एंड यूरिन में सोडियम की कंसनट्रेशन इन द यूरिन इज़ 700 एंड यूरिन फ्लो रेट और यूरिन फ्लो रेट इज़ 1 ml पर मिनट, तो इसकी क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए। सो विल सिंपली पुट द वैल्यूज़ इन द फार्मूला। तो यहाँ पर C का मतलब है कंसनट्रेशन ऑफ द यूरिन, तो यूरिनरी कंसनट्रेशन सोडियम की है 700। V का मतलब है यूरिन फ्लो रेट जो कि 1 है, और अगर प्लाज्मा कंसनट्रेशन 140 है तो विल जस्ट राइट इट हेयर। हम सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 5 ml पर मिनट। सो 5 ml पर मिनट इज़ दी रीनल क्लियरेंस ऑफ सोडियम, और इसका मतलब ये है कि 5 ml ऑफ प्लाज्मा इज़ नाउ क्लियर्ड ऑफ सोडियम। सो अगर मैं बात कहूँ कि कोई सब्सटेंस है अगर उसकी क्लियरेंस GFR के बराबर है, यानी कि जितना GFR है, जितनी फिल्ट्रेशन हो रही है उस सब्सटेंस की, उतनी ही उसकी क्लियरेंस है। इफ़ क्लियरेंस इज़ इक्वल टू GFR, इसका मतलब है कि जैसे वो फिल्टर हुआ है वैसे ही एक्सक्रीट हो गया है, दरमियान में या रास्ते में उसकी कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई और ना ही वो सिक्रीट हुआ है। नो रीअब्जॉर्प्शन, नो सिक्रीशन। इफ़ एट ऑल मैं कहूँ कि कोई सब्सटेंस है जिसकी क्लियरेंस GFR से भी ज़्यादा है, तो कैसे हो सकता है कि लेट्स सपोज कि अगर फ़िल्टर हुए हैं 10 सॉल्यूट पार्टिकल्स और यूरिन में आ रहे हैं 15, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्ट्रेशन के साथ साथ कोई ना कोई चीज़ सिक्रीट भी हुई है। आई कैन से कि अगर ऐसा होता है तो उस सब्सटेंस की नेट सिक्रीशन हुई है। अगर किसी की क्लियरेंस GFR से कम है तो इसका मतलब ये है कि उसकी नेट रीअब्जॉर्प्शन हो गई है, क्योंकि जितना सब्सटेंस फिल्टर हुआ था उतना रिमूव नहीं हो रहा बॉडी से, तो कहीं ना कहीं वो रीअब्जॉर्ब हो गया है। आई होप दिस इज़ वेल अंडरस्टूड। तो आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रीनल ब्लड फ्लो। तो रीनल ब्लड फ्लो इज़ 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। तो 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट गोज़ टू किडनीज़। तो अगर किडनी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो रीनल आर्टरी से, वो जो हमने उस लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से इसके स्ट्रक्चर्स देखे थे, एनाटमी देखी थी, तो उसमें रीनल आर्टरी
अपने आप को डिवाइड करते करते, ब्रांचेस देते देते, इट गिव्स ऑफ आफरेंट आर्ट्रियोल। तो आफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे बनाएगा ग्लोमेरुलाई, और ग्लोमेरुलाई से बनेगा इफरेंट आर्ट्रियोल, और इफरेंट आर्ट्रियोल आगे चलता 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 इट विल इवेंचुअली एंड अप विद द रीनल वेन, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो ऑफ एनाटॉमी। तो यहाँ पर अब देखना है कि रीनल ब्लड फ्लो इज़ 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट इफ़ आई से कि मैं किसी तरह से वेजोडाइलेट कर देता हूँ वेसल्स को। इफ़ देर इज़ वेजोडाइलेशन ऑफ द आफरेंट आर्ट्रियोल, तो होगा ये कि लेट से कि मैंने इसकी कर दी वेजोडाइलेशन, इट मीन्स नाउ मोर ब्लड कैन बी अकोमोडेटेड। जब मोर ब्लड अकोमोडेट होगा तो इसका मतलब है कि जब भी वेजोडाइलेशन होगी, रीनल ब्लड फ्लो विल इंक्रीज। अब वेजोडाइलेशन करवाता कौन है, करवा कौन सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेजोडाइलेशन करवाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 एंड I2। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड एंड डोपामीन, these are the substances that can cause renal vasodilation and eventually leads to increase in the renal blood flow. So similarly अगर मैं इन vessels को if I constrict them, अगर मैं इनको constrict कर दूं, so what will happen if there is vasoconstriction? Vasoconstriction will eventually lead to decrease in the renal blood flow. So अब वेजोडाइलेशन करवाता कौन है? वेजोडाइलेशन करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो किडनीज को ब्लड कम पहुंचता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है। सो यहाँ पर ही एक हाई यील्ड पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, और वो है एंजियोटेंसिन 2 के बारे में। इट इज़ अनरिलेटेड टू दिस। अगर एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन 2, और वो होता भी लो कंसंट्रेशन में है, तो एंजियोटेंसिन एट लो कंसंट्रेशन इट प्रेफरेंशियली कंस्ट्रिक्ट इफरेंट आर्ट्रियोल मोर। तो ये याद रखना है कि अगर एंजियोटेंसिन 2 लो कंसंट्रेशन में होता है तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करेगा प्रेफरेंशियली, और स्पेयर कर देगा आफरेंट आर्ट्रियोल्स को। सो लेट्स से अगर इस पे एंजियोटेंसिन 2 वर्क करता है और अगर इसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, लेट्स सपोज कि ल्यूमन को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, अब होगा ये कि लेट्स सपोज यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये जा रहा है GFR के लिए, और कुछ फ्लूइड जो है ना वो मूव कर रहा है इफरेंट की तरफ। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन या यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सो मोर ब्लड विल मूव टवर्ड्स दिस साइड, सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन दी GFR। सो एक और यहाँ पे हाई यील्ड पॉइंट है, वो ये है कि व्हेन यू गिव ACE इनहिबिटर्स टू द पेशेंट व्हाट विल हैपन। तो अगर आप ACE इनहिबिटर्स देंगे जिस तरह कैप्टोप्रिल और कैप्टोप्रिल फैमिली, सो बेसिकली ACE इनहिबिटर्स का फंक्शन है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगी। जब एंजियोटेंसिन 2 के लेवल्स फॉल करेंगे तो इफरेंट आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन जो है वो भी कम हो जाएगी। इफरेंट आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन अगर कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि GFR कम हो जाएगा, और GFR कम हो जाएगा, दैट इज़ वाई इट हैज़ अ रीनोप्रोटेक्टिव फंक्शन। इट डिक्रीजेज द GFR के ऑलरेडी अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी चल रही होती है तो वहाँ पर मज़ीद जो है ना वर्कलोड नहीं देगा किडनी को, एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट दी किडनी। दैट इज़ वाई, जो आप बार बार फार्मा में भी पढ़ेंगे, दैट इज़ वाई अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ से डायग्नोस्ड है और साथ उसको हाइपरटेंशन भी है, देन द ड्रग ऑफ चॉइस इज़ ACE इनहिबिटर्स, because ACE inhibitors has a renal protective action. Moving one step further, now we will discuss renal blood flow auto-regulation. Auto-regulation आपके वाइटल ऑर्गन्स की होती है, जैसे हार्ट, जैसे ब्रेन, जैसे किडनीज। ये वो रॉयल ऑर्गन्स हैं कि वो कहते हैं कि चाहे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर कम है, बॉडी जिस भी स्ट्रेस से गुजरती है, वी वांट आवर फेयर शेयर, हमें अपना शेयर चाहिए और हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
So the range of auto regulation for kidneys is very important to memorize, 80 to 200 mmHg. सो दिस इज़ द रेंज कि इसमें चाहे ब्लड प्रेशर 160 हो, 170 हो, 180 हो, चाहे बाकी ऑर्गन्स को ब्लड मिले ना मिले, रीनल जो है ना ब्लड फ्लो इट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर दिस रेंज। अब इस रेंज में वो कांस्टेंट रखने के लिए किडनी के पास दो मैकेनिज्म्स हैं, वन इज़ मायोजेनिक एंड वन इज़ ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। Myogenic means it is related to the muscle. So whenever there is an increased blood flow, increased blood flow, तो जाहिर बात है जो afferent arterioles हैं इसके ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा, इसके मसल्स के ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा, and this stretch will reflexly lead to contraction. सो सिंपली जब बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा तो स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच की वजह से रिफ्लेक्सली कंट्रैक्शन होगी। इसको मायोजेनिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि जब कंट्रैक्शन होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इवेंचुअली रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। सेकेंड मैकेनिज्म इज़ ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। अब ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक में क्या है कि वेन एवर देर इज़ एन इंक्रीज इन ए रीनल आर्टीरियल प्रेशर, जब भी रीनल आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द GFR। तो जैसे ही GFR बढ़ेगा तो GFR के बढ़ने से इन बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड जाएगा। सो देर विल बी एन इंक्रीज डिलीवरी ऑफ फ्लूइड्स टू अ सेंसर known as मैक्यूला डेंसा। सो इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो तो मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगले टॉपिक में। मैक्यूला डेंसा इज़ बेसिकली अ सेंसर विच इज़ प्रेजेंट इन द DCT सेल्स। ठीक है, तो जैसे ही मैक्यूला डेंसा सेंस करेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है तो इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है तो इसका मतलब है GFR बहुत ज़्यादा है, और GFR बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि रीनल आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसने ऑटो रेगुलेशन करनी है। सो मैक्यूला डेंसा थ्रू दी पैराक्राइन मैकेनिज्म, और पैराक्राइन का मैकेनिज्म अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि पैराक्राइन क्या होता है। सो पैराक्राइन इज़ बेसिकली नेबरिंग सेल्स पे जो इसका इफेक्ट होता है, इफेक्ट इन द नेबरिंग सेल्स। सो थ्रू पैराक्राइन मैकेनिज्म इट इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट दी इफरेंट आर्टरियोल्स, और इफरेंट आर्टरियोल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन दी रीनल ब्लड फ्लो। Now we will move to the next topic which is measurement of the renal blood flow. बहुत सिंपल है, measurement of the renal blood flow के लिए we have to measure, पहले स्टेप में we have to measure renal plasma flow, और उसको हम measure कर सकते हैं by clearance of PAH which is para amino हिप्यूरिक एसिड। सो पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड की जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस इज इक्वल टू UV/P। तो यहाँ पर सिंपली आप PAH की वैल्यूज़ देंगे और जो इसकी क्लियरेंस आएगी इट विल बी इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ्लो नॉट ब्लड फ्लो। ये याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। सो इससे हम मैयर कर लेंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो, और रीनल सेकंड स्टेप में टू मैयर द रीनल ब्लड फ्लो वी सिंपली डू दिस इक्वेशन यूज़ करेंगे, रीनल प्लाज्मा फ्लो ओवर 1 माइनस हिमेटोक्रिट। और जो हिमेटोक्रिट 1 माइनस हिमेटोक्रिट हम यूज़ कर रहे हैं इट इज़ बेसिकली हम डिनोमिनेटर को चाह रहे हैं कि ये प्लाज्मा हो। सो 1 इफ़ 1 इज़ ब्लड, अगर ब्लड में से हिमेटोक्रिट निकाल दें तो इट इज़ इक्वल टू प्लाज्मा, बिकॉज ब्लड इज इक्वल टू सेल्स प्लस प्लाज्मा, और सेल्स का कंसनट्रेशन को हम हिमेटोक्रिट कहते हैं, रेड ब्लड सेल कंसनट्रेशन को। एंड फॉर वेरी गुड स्टूडेंट्स जस्ट मेमोराइज कि पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड से जो हम रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर करते हैं, PAH अंडर एस्टिमेट्स दी
ट्रू RPF बाय 10%। सो ये ट्रू RPF नहीं है। जो PAH से जो मेजर कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। सो ये अंडर एस्टिमेट क्यों करता है? क्योंकि बहुत से सेल किडनीज के, जब हम रीनल की बात करें, वो टॉकिंग अबाउट द होल किडनी, सो बहुत से सेल्स हैं किडनी के जो ना तो PAH को फिल्टर कर रहे हैं, ना रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना सीक्रेट कर रहे हैं। सो सिंपली PAH underestimates the 2 RPF by 10% because of a few cells like adipose जो कि इसको secrete नहीं कर रहे, ना filter कर रहे हैं। So now we'll move to measurement of GFR directly, ताकि ये है कि कोई confusion ना हो, because this right here is only for renal blood plasma flow। तो आगे हम जा रहे हैं measurement of GFR की। measurement of the GFR, अगर हमने correct measurement करनी है, if we want to exactly measure the GFR, then we use क्लेरेंस ऑफ इन्यूलिन। क्योंकि इन्यूलिन की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ फ़िल्टर होती है, और फ़िल्टर होने के बाद ना तो ये रीअब्जॉर्ब होती है और ना ही ये सिक्रीट होती है। तो जो क्लेरेंस होती है इन्यूलिन की, वो ही एक्चुअली GFR होता है। सो सिंपली हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे UV/P का। इसमें U और P की जगह हम कंसनट्रेशन लगाएंगे इन्यूलिन की। अगर हमने यही एस्टिमेशन करनी हो, एस्टिमेशन ऑफ GFR, या फिर क्लिनिकल सेटिंग्स में हमने मेजर करना हो GFR, देन वी यूज़ क्रेटिनिन क्लियरेंस। अब सिंपल बात याद रखें, इफ़ क्रेटिनिन लेवल्स इन द ब्लड वो अगर बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि GFR कम हो रहा है। सो ये इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। जितना कम GFR होता जाएगा, क्रेटिनिन लेवल्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दैट नॉर्मल GFR जो हमें टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है, इट इज़ 100 ml/minute। तो अगर इस तरह के क्लोज ऑप्शंस आते हैं, तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस। आगे बात हो रही है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की। सो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले इसकी जो हम फार्मूला है वो लिख लेते हैं। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू GFR ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसका मतलब ये है कि टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो में से GFR की फ्रैक्शन क्या है, पार्ट ऑफ द GFR इन दी होल रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो सिंपली हम उसी तरह की एक डायग्राम यहाँ पर जल्दी से बना लेते हैं और वहीं से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं। So if this is afferent arteriole and this is efferent arteriole and this is glomerulus, और यहाँ से नेफ्रॉन की तरफ जा रहा है। सो लेट्स सपोज इफ़ 100 ml ब्लड यहाँ पर आता है, तो ओनली 20 ml जो है ना वो GFR में फ़िल्टर होता है, एंड 80 ml मूव्स टू efferent arteriole, और यहाँ से ये जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, वाजा रेक्टा में, और वहाँ से इवेंचुअली इट विल मूव आउट एज रीनल वेन। सो यहाँ से आपको पता चला कि नॉर्मली फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज़ 0.2, और अगर इसको परसेंटेज में लिखें तो 20% है। तो सिंपली पूरे कार्डियक आउटपुट का 20 to 25% इज़ द रीनल प्लाज्मा फ्लो, और उसमें से 20% इज़ द GFR। ब्लड में, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ब्लड में यू हैव, प्लाज्मा में यू हैव प्रोटीन्स एज वेल। तो याद रहे कि ड्यू टू दिस फिल्ट्रेशन बैरियर, नो प्रोटीन विल मूव टू द ट्यूबुलर फ्लूइड्स, नो प्रोटीन विल बी फिल्टर्ड, और सारी की सारी प्रोटीन्स यहाँ पर चली जाएंगी। अब इसने क्योंकि आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोटीन ज़्यादा हैं तो इसका ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से इट विल इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन इन दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो इफ़ एट ऑल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो बहुत सारा ब्लड क्योंकि यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, तो इसका मतलब है जो थोड़ा वॉल्यूम बच गया और उसमें ज़्यादा प्रोटीन है, तो वो ज़्यादा ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। सो इफ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, देयर विल बी एन इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन एट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम कर देते हैं, तो अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम करेंगे तो प्रोटीन तो वैसे भी जो है ना वो फिल्टर नहीं हो रही, बट ये है कि नाउ इट हैज़ मोर वॉल्यूम, तो रीअब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम हो जाएगी।
आई होप साथ साथ आप अपने नोट्स बना रहे हैं ताकि चीज़ें कंसाइज हो जाएं। तो जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द एक्सप्लेनेशन, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट। और आपने जो एंड रिजल्ट्स हमारे पास निकल रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के, वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फिल्ट्रेशन लोड क्या है? इट इज़ एक्चुअली GFR इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन। अब लेट सपोज कि हम चेक करते हैं पर सब्सटेंस के हिसाब से। लेट सपोज इफ़ आई वांट टू चेक कि सोडियम का फिल्ट्रेशन लोड कितना है, तो उसमें को मैं GFR को मल्टीप्लाई करूँगा प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम से, तो उससे मुझे पता चलेगा कि कितना सोडियम जो है वो फिल्टर होगा। ये बात याद रखनी है। लेट सपोज कि अगर प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इज़ 10 एंड GFR इज़ 100, तो आई कैन से कि फिल्ट्रेशन लोड ऑफ सोडियम इज़ 1000। एक्सक्रीशन रेट क्या है? एक्सक्रीशन रेट ये है कि इवेंचुअली जो यूरिन कंसनट्रेशन मिल रही है उस सब्सटेंस की, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है फ्लो रेट के साथ, यूरिन फ्लो रेट के साथ। तो यूरिन फ्लो रेट होता है हमेशा ml/मिनट में। तो कितना यूरिन जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है और उसमें कितनी कंसनट्रेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज इफ यूरिन फ्लो रेट इज़ 1 ml/मिनट एंड यूरिन कंसनट्रेशन इज़ 50, देन हम कहेंगे एक्सक्रीशन रेट इज़ 50। तो सिंपली अगर मैं देखूं कि अगर मैं कहूं कि एक सब्सटेंस है, उसका फिल्टर्ड लोड इज़ मोर देन एक्सक्रीशन रेट, इसका मतलब ये है कि वो फिल्टर तो बहुत ज़्यादा हुआ है बट एक्सक्रीट नहीं हो रहा, एक्सक्रीट उतना नहीं हुआ। लेट सपोज कि फिल्टर रिलेशन लोड आया 1000 और एक्सक्रीशन रेट आया है 800, तो ये 200 कहाँ गया? तो ऑब्वियसली वो 200 हो गया रीअब्सॉर्ब, सो देयर इज़ अ नेट रीअब्सॉर्प्शन। तो इसको क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछ सकता है। लेट सपोज कि इफ एट ऑल अगर वो क्वेश्चन में GFR दे दे, प्लाज्मा कंसनट्रेशन दे दे, यूरिन कंसनट्रेशन दे दे और यूरिन फ्लो रेट दे दे, और अब ये पूछे कि एंड रिजल्ट क्या होगा, तो सिंपली आप इन इक्वेशंस को यूज़ करके बता सकते हैं कि नेट रीअब्जॉर्प्शन होगी, नेट सिक्रीशन होगी, या ओनली फिल्ट्रेशन होगी, या ओनली एक्सक्रीशन होगी। तो ये आप इस तरह आंसर दे सकते हैं। सिमिलरली इसको रिवर्स कर लें, अगर फिल्टर्ड लोड इज़ लेस दैन द एक्सक्रीशन रेट, तो इसका मतलब क्या है कि फ़िल्टर कम हुआ है लेकिन एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस सब्सटेंस की नेट सिक्रीशन हो रही है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। ये हमें फिजियोलॉजी में नहीं, लेकिन जब हम पैथोलॉजी में एक्यूट किडनी इंजरी पढ़ रहे होंगे, फिर हम इसकी देखेंगे कि ये किस तरह हमें हेल्प आउट करेगा। सो सिंपली यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ फंक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम का। सो फंक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कि जितनी सोडियम फिल्टर हुई है उसमें से एक्सक्रीट कितनी हुई है। दिस इज़ फंक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। सो दिस विल बी द फार्मूला। और यहाँ से आपने ऑलरेडी ऊपर याद किया हुआ है कि एक्सक्रीशन लोड जो है, ये एक्सक्रीशन रेट, वो आप यूरिन फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन इन द यूरिन से निकालते हैं। सिंपली ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। और फिल्टर लोड आप सिंपली, आपको पता है कि यू मल्टीप्लाई GFR विद द प्लाज्मा कंसनट्रेशन। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया। तो अभी आप देखें कि GFR, ऊपर हमने कहा था कि अगर हमने GFR को क्लिनिकली एस्टिमेट करना हो तो हम क्रेटिनिन क्लियरेंस को यूज़ करते हैं। सो लेट्स से कि क्रेटिनिन क्लियरेंस क्या होगी, यूरिन फ्लो रेट U/P। तो यहाँ पे आप CR लिख देंगे जो क्रेटिनिन बता रहा होगा, और यहाँ पर आप सोडियम लिख देंगे क्योंकि ये सोडियम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन को। अब हमने करना क्या है, लेट्स से इफ़ GFR इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, तो अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, 1/GFR किसके बराबर होगा, तो मैंने इसको भी उल्टा कर दिया, तो दूसरी इक्वेशन को भी मुझे बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा। सो चेंजिंग न्यूमिनेटर्स विद द डिनोमिनेटर। सो फार सो गुड। अब सिंपली आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ GFR इन दिस इक्वेशन। सो इसको इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फंक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इज इक्वल टू V इंटू कंसनट्रेशन ऑफ यूरिनरी कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम ओवर प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम, और इस GFR को मैं अलहदा से 1/GFR की तरह लिख देता हूँ। अब सिंपली मैं 1/GFR की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा तो इट विल कम एज लाइक दिस। तो यहाँ पर
फ्लो रेट को मैं फ्लो रेट से अगर कैंसिल कर दूं तो मेरे पास फंक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम की जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा यूरिनरी कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन ओवर प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इंटू यूरिनरी कंसनट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन। ये वाली इक्वेशन है दैट यू विल मेमोराइज सिंपली। ये डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए की है ताकि आपको समझ लगे कि ये इक्वेशन आई कैसे है। तो सिंपली अभी के लिए डिटेल्स हम एक के आई में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इफ़ फंक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम is less than 1%, then we say that the patient is suffering from pre-renal azotemia. Just memorize for now. And if functional excretion of sodium is more than 2%, then we can say that there is an intrinsic renal failure. Similarly, जल्दी जल्दी हम आगे चलते जाएंगे। यहाँ पर just need to buy space somewhere. Okay. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज relative clearance of a substance. तो अगर आप देखें हाईएस्ट क्लियरेंस किस सब्सटेंस की होनी चाहिए, हाईएस्ट क्लियरेंस उसकी होनी चाहिए कि जो फिल्टर भी हो जाए फ्रीली और फिल्टर होने के बाद रीअब्जॉर्ब ना हो बल्कि सिक्रीट हो। तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम एक्सक्रीट हो जाएगा। तो हाईएस्ट क्लियरेंस जिस सब्सटेंस की है इट इज़ पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, जिससे हम रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर करते हैं। और इसको अगर हम उल्टा कर दें बिल्कुल, तो लोएस्ट क्लियरेंस किसकी होनी चाहिए? तो लोएस्ट क्लियरेंस उसकी होनी चाहिए कि जो या तो फिल्टर ही ना हो, और इवन फिल्टर अगर हो जाता है, फिल्टर अगर इफ़ ये फिल्टर हो जाता है तो उसके बाद बहुत सी जो है ना रीअब्जॉर्प्शन इसकी हो जाए। तो ऐसे सब्सटेंसेस कौन से हैं जो फिल्टर ही नहीं होते? तो उसमें हमारे पास एक एग्जांपल है एल्ब्यूमिन की, क्योंकि एल्ब्यूमिन बाय विर्च्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज तो वो हेपरिन सल्फेट वाली ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं करती। तो एल्ब्यूमिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी लोएस्ट क्लियरेंस है। इसके अलावा वो सब्सटेंसेस जो फिल्टर तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद रीअब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक सोडियम, लाइक ग्लूकोज, लाइक अमाइनो एसिड्स, लाइक बाइकार्बोनेट। तो ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं कि जो फिल्टर होने के बाद मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी क्लियरेंस इक्वल होती है GFR के, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी इन्यूलिन की। तो इन्यूलिन जो है ना वो फिल्टर होता है बट ना रीअब्जॉर्ब होता है ना सिक्रीट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बनाऊँ कि रिलेटिव क्लियरेंस क्या है, तो सबसे ज़्यादा क्लियरेंस किसकी होनी चाहिए? पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड की, ठीक है। और पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड के बाद जो क्लियरेंस वाले फार्मूला या सीक्वेंस में आता है वो है पोटेशियम, ओनली इन दैट केस इफ़ देयर इज़ अ वेरी हाई डाइटरी इनटेक। अगर डाइटरी इनटेक पोटेशियम की बहुत ज़्यादा हो देन फर्स्ट पीएच के बाद सेकंड नंबर पे पोटेशियम आता है, वरना थर्ड नंबर पे ऑब्वियसली लोएस्ट क्लियरेंस वाले तो नहीं आ सकते। ये वही आ सकते हैं कि जिनकी क्लियरेंस GFR के बराबर है, लाइक इन्यूलिन। तो यहाँ पे किसी निमोनिक को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड के बाद वो सारे सब्सटेंसेस आ जाएंगे जिनकी लोएस्ट क्लियरेंस है। तो लोएस्ट क्लियरेंस में यू जस्ट हैव टू मेमोराइज U and N। तो इन्यूलिन के बाद देयर इज़ यूरिया, यूरिया के बाद देयर इज़ सोडियम, एंड सोडियम के बाद जो भी चीज़ आपके जहन में आती है जस्ट वो आप लिख दें। उन सब की क्लियरेंस ऑलमोस्ट एक जैसी है। नेक्स्ट अब सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्लिंग इक्वेशन हमने करनी है और उसके बाद हम अपना नेफ्रॉन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सिर्फ अभी तक की जो चीज़ें हैं अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर ली हैं तो इसके बाद सिर्फ चाइल्ड्स प्ले है, सिर्फ हम अंडरस्टैंड करेंगे और आपको बिल्कुल वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो बेसिक प्रिंसिपल्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर हमने देखना है कि हाउ GFR इज़ अफेक्टेड बाय स्टार्लिंग फोर्सेस। तो सबसे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस को। आई नो यू हैव द आइडिया बट इसको हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं। दिस इज़ एनी वेसल इन द बॉडी, लेट्स सो से कि कोई भी कैपिलरी है और इसके बाहर इंटरस्टिशियम है।
देयर आर सर्टन फोर्सेस जो चाहती हैं कि फ्लूइड कैपिलरी से बाहर चला जाए और फिल्टर हो जाए, और कुछ चाहती हैं कि जो ये वेसल के अंदर ही रहे और बाहर मत निकले. सो वन सच फोर्स इज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो लेट्स सपोज जो कैपिलरी है उसमें ब्लड है और ब्लड एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ऑन दी वॉल्स, और ये चाह रहा है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो इन फिनिस्ट्रा से, इन स्मॉल पोर्स से सेल के बाहर चला जाए, ब्लड कैपिलरी के बाहर चला जाए. सो दिस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज फेवरिंग फिल्ट्रेशन. सो अपार्ट फ्रॉम द ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ब्लड वेसल के अंदर प्रोटीन्स भी हैं. तो ये प्रोटीन्स ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ये ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और चाहती हैं कि फ्लूइड जो है वो कैपिलरी के अंदर ही रहे और बाहर मत जाए. तो इट इज़ बेसिकली अपोजिंग द फिल्ट्रेशन. सिमिलरली ये दोनों चीज़ें इंटरस्टिशियम के लिए भी हैं. सो इंटरस्टिशियम के लिए हम वर्ड डिनोट करते हैं आई से. सो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द इंटरस्टिशियम है, ये चाहता है कि फ्लूइड कैपिलरी के अंदर वापस चला जाए. सो इट इज़ बेसिकली अपोजिंग द फिल्ट्रेशन. एंड सिमिलरली अव्वल तो फिर प्रोटीन फिल्टर ही नहीं होती नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन लेट्स सपोज अगर यहाँ पे प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं तो यहाँ की प्रोटीन्स भी सिमिलरली वैसे ही ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और चाहेंगी कि फ्लूइड कैपिलरी के अंदर वापस मत जाए. सो इट इज़ बेसिकली फेवरिंग दी फिल्ट्रेशन. तो सेम सिचुएशन जो है ये GFR के हिसाब से भी है, बट उसमें क्या है, कैपिलरी की जगह आई वुड राइट ग्लोमेरुलाई स्पेसिफाई कर दिया, और इंटरस्टिशियम की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉमन स्पेस. सो सेम वही चीज़ है. अब लेट्स से इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, एट व्हाट वैल्यू ऑफ प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन स्टॉप्स. तो सिंपली उसको करने के लिए आपने एक सिंपल चीज़ यूज़ करनी है, दैट इज़ यू हैव टू राइट favoring forces that are favoring equal to the forces that are opposing. So जाहिर बात है क्वेश्चन में there will be values that will be given. So let's say ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि इस वैल्यू पे GFR या फिल्ट्रेशन ज़ीरो होनी चाहिए. अपोजिंग फोर्सेस में लेट्स सपोज इसकी वैल्यू दी गई है 0, इसकी वैल्यू दी गई है 10, 30, 10 एंड लेट्स से इट इज़ 0. सो फेवरिंग फोर्सेस कौन सी हैं? फेवरिंग फोर्सेस हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियम. अपोजिंग फोर्सेस हैं ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियम. तो PC हमारे पास हमने फाइंड करना है. दिस इज़ 0, दिस इज़ 30 एंड दिस इज़ 10. सो PC शुड बी इक्वल टू 40 इन ऑर्डर कि फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाए. तो सिंपली ये क्वेश्चन आता है. इसके अलावा GFR की इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं. तो GFR वी यूज सिंपल इक्वेशन दैट इज़ PC माइनस PI माइनस. So with this equation you can also estimate the GFR. So now with the few examples हम देखेंगे कि different conditions में GFR, renal plasma flow और filtration fraction पे क्या इफेक्ट आता है. So पहली कंडीशन है कि अगर हम afferent arteriole कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब भी arteriolar कंस्ट्रक्शन होगी चाहे afferent हो या efferent हो, renal plasma flow कम होगा. क्योंकि afferent की तो आपको समझ आ रही है कि let's suppose कि afferent arteriole को हम कंस्ट्रक्ट कर दें तो इससे renal plasma flow कम हो जाएगा. ठीक है, बट सेम इज़ द केस कि अगर हम ईफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीनल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेफ्रॉन्स ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट रीनल एज अ होल. सो व्हेन एवर देयर इज एन afferent arteriole constriction और efferent arteriolar constriction, तो renal plasma flow is going to decrease. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि what is the effect of afferent arteriolar constriction. तो renal plasma flow कम होगा, और रीनल प्लाज्मा फ्लो जब कम होगा तो प्रोपोर्शनेटली GFR भी कम होगा. अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनेटली कम हो रही हैं, जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो कम उतना GFR कम, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज़ गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड. बट अगर हम बात करें, अगर हम ये देखते हैं इसमें कि ईफरेंट आर्ट्रियोल को अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो रीनल प्लाज्मा फ्लो तो कम हो गया, बट यहाँ पर क्योंकि फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा ठहर रहा है, ईफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, तो इट विल गोइंग टू इंक्रीज द GFR. सो यहाँ पर GFR तो ज़्यादा हो गया बट रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो गया. सो इवेंचुअली इफ़ GFR ज़्यादा हो रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो रही है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज़ गोइंग टू इंक्रीज.
सो द थर्ड सिचुएशन इज व्हाट इफ़ वी इंक्रीज द प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन। अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेंगे तो लेट सपोज ये ग्लोमेरुलाई है और ये बॉमन स्पेस है। अगर हम यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देंगे तो इससे रीनल प्लाज्मा फ्लो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ने से ये क्योंकि अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को, तो जी एफ आर इज़ गोइंग टू डिक्रीज़। तो अगर हम इस इक्वेशन में सिंपली पुट करेंगे कि जी एफ आर कम हो रहा है और रीनल प्लाज्मा फ्लो सेम रह रही है, तो इवेंचुअली फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज़ गोइंग टू डिक्रीज एंड सेम इज़ द केस फॉर ऑपोजिट। यहाँ पर जी एफ आर बढ़ जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो अनचेंज रहेगी एंड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट द कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर। अगर हम यूरेटर को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, लेट सपोज कि यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रही है और यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, ये बाउमन स्पेस है, तो इवेंचुअली यहाँ से वो जो है ना पीसीटी बनेगी, यहाँ से लूप ऑफ हेनले बनेगी, फिर डीसीडी बनेगी, कलेक्टिंग डक्ट बनेगी और इवेंचुअली यहाँ पे आगे पेल्विस से जाके सारा यूरिन आउट हो जाएगा यूरेटर्स की तरफ। अब लेट सपोज कि यहाँ पे यूरेटर को हम कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो इसका सारे का सारा जो प्रेशर है इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन दी बाउमन स्पेस, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है पी आई की, विच इज़ बाउमन स्पेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ पर ये वो वाली फोर्स है विच इज़ अपोजिंग द फिल्ट्रेशन। सो जब फिल्ट्रेशन अपोजिंग द फिल्ट्रेशन वाली फोर्स बढ़ रही है तो इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द जी एफ आर। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो पर तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और अगर जी एफ आर कम होता है और रीनल प्लाज्मा फ्लो सेम रहती है तो इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव डिहाइड्रेशन। सो इन डिहाइड्रेशन में हो क्या रहा है कि यहाँ पर जी एफ आर इज़ गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रीनल प्लाज्मा फ्लो कम है। रीनल प्लाज्मा फ्लो तो कम है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है। अब डिहाइड्रेशन की वजह से जब फ्लूइड कम है तो एल्ब्यूमिन लेवल तो ज़्यादा हैं, जब एल्ब्यूमिन लेवल ज़्यादा हैं तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द ऑनकोटिक प्रेशर विच इज़ गोइंग टू डिक्रीज द जी एफ आर। सो जी एफ आर कम है, रीनल प्लाज्मा फ्लो बहुत कम है, तो अगर हम इसका कम्बिनेशन करेंगे तो विल हैव अ हाई फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। Now, the last point of this lecture, this is very important as it has been asked in the exam previously कि if at all अगर हम partial nephrectomy कर देते हैं, if we perform a partial nephrectomy, what will happen to the remaining nephrons? तो remaining nephrons करेंगे compensation जिसकी वजह से उनकी hypertrophy हो जाएगी, तो बाकी का function they will increase their function to for the purpose of compensation.